आज के इस वीडियो में हम भारत में जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आती हैं, विशेषकर 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उन पर चर्चा करेंगे। हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से 15वीं शताब्दी का जो आगमन होता है उसमें किस प्रकार से नए नए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आती हैं, उनके आपस में क्या संबंध होते हैं, किस प्रकार का उनका द्वंद्व चलता है और इस द्वंद्व के बीच में किस प्रकार से भारत की जो सत्ता है, भारत की सत्ता भी वो हथियाने का प्रयास करते हैं। तो यदि हम यह समझने का प्रयास करें कि आखिर 14वीं और 15वीं शताब्दी का जो समय है उसके बाद से ही ये व्यापारिक कंपनियां क्यों आती हैं, तो हम पाते हैं कि जो 1453 का समय है यूरोप के इतिहास में, वह 1453 जब कुस्तुनतुनिया का पतन होता है और जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं, तो उसका जब पतन होता है और वहाँ पर ऑटोमन तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, तो यूरोप के देशों के साथ जो पूर्वी देशों का संपर्क है स्थलीय मार्ग से, वह अवरुद्ध हो जाता है, वह बाधित हो जाता है। और इसके बाधित होने से जो यूरोप का जो पूर्व के देशों के साथ व्यापार चलता था, विशेष रूप से जो मसालों का व्यापार था, कपड़ों का व्यवसाय था या व्यापार था, या जो ज्वेलरी और जो जवाहरात, हीरे जवाहरात का जो व्यापार था, वो सब कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होता है, बाधित होता है। तो इसके बीच में अब एक ऐसा अवसर निकालने का प्रयास होता है यूरोपीय देशों के माध्यम से कि अब अगर स्थलीय मार्ग बंद हो गया है तो फिर जल मार्ग के माध्यम से हमें इन देशों तक पहुंचने का रास्ता खोजना होगा। और तुर्की साम्राज्य ने जिस प्रकार से, ऑटोमन साम्राज्य ने जिस प्रकार से स्थलीय मार्ग पर अपना स्थान बना लिया था, कब्जा कर लिया था, उसके बाद इटली, विशेष रूप से स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस के नाविकों ने अपने बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से दुनिया की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। दुनिया की खोज अर्थात नए नए मार्गों की खोज करते हैं, जलीय मार्ग की खोज करते हैं और पूर्व के देशों के साथ व्यापार का प्रयास करते हैं। हम मैगलेन को हमें याद होगा, हम वास्को डिगामा से हम परिचित हैं। ये सभी जो नाविक हैं, उन्होंने जो है विश्व की खोज के लिए, हेनरी जो नेविगेटर है वो वहाँ पर है, और ये सब मिल करके इन लोगों ने जो है नई दुनिया की खोज करते हैं। और कोलंबस आपको याद होगा, ये सब जो है पूरी न केवल भारत के साथ जो है नए मार्गों की खोज करते हैं, बल्कि अमेरिका के साथ और अन्य देशों के साथ भी नए संबंध, नए मार्ग, जलीय मार्ग खोजते हैं। तो इस खोज के प्रक्रम में यदि हम देखें तो फिर जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो जब भारत आती हैं या एशिया के देशों में जाती हैं, तब वहाँ पर एक एक करके पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं। वास्को डिगामा आपको याद होगा 1498 में वो पहले कालीकट आता है, और इसके बाद फिर विदेशी जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनका एक के बाद एक क्रम लग जाता है। डेन है, डच हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, और इसके बाद 1664 के आसपास फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में अपना स्थान, अपनी जगह बनाने का प्रयास करती है। और इस प्रयास में हमें पता है कि यूरोप की जो दो शक्तियां हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में द्वंद्व शुरू होता है, इनके बीच में राइवलरी होती है, और फिर 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। फर्स्ट कर्नाटक वार, सेकेंड कर्नाटक वार, थर्ड कर्नाटक वार, जिसको हम एंग्लो फ्रेंच वार के रूप में भी याद करते हैं। तो ये 3 वार जो है 1740 से लेकर 1760 के बीच में होते हैं, और 1760 में वांडीवास का जो युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध के बीच में। तब इसके बाद से भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य का मार्ग प्रशस्त होता है। और ये सब जो है पूर्वी देशों के जो पूर्व के देशों में जो उनका मसाले की खोज है, या जो उनका जो है कपड़ों के लिए या हीरे जवाहरात के लिए, माणिक्य के लिए जो उनकी खोज होती है और जिसका व्यापार वो करना चाहते हैं, इन सब के साथ साथ उनके अन्य भी उद्देश्य होते हैं, जिसमें वो कहीं ना कहीं अपना ईसाई मिशनरी का भी उद्देश्य उनका होता है। अन्य उद्देश्यों में उनका उस देश की सत्ता, उस देश की संस्कृति को प्रभावित करना भी उनका उद्देश्य होता है। इन सब उद्देश्यों के साथ वो फिर भारत के देशों में और एशिया के देशों में ये यूरोपीय कंपनियां आती हैं। तो इस जो 14वीं 15वीं शताब्दी का जो समय है, जब यूरोप में पुनर्जागरण का भी केंद्र काल है,
इस समय वैज्ञानिक प्रगति हो रही है। दिक्दर्शक जो यंत्र है उसकी भी खोज हो जाती है, दिशा मापक यंत्र, उसके माध्यम से भी इन नाविकों को, इन जहाजी जो जहाज चलाने वाले जो नेविगेटर हैं, इनको भी मदद मिलती है। और कहीं न कहीं ये सब मिल कर के पूर्व के देशों के साथ यूरोपीय कंपनियों के आगमन को और ज़्यादा जो है, पूर्व के देशों में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को और ज़्यादा सरल बनाते हैं। तो 15वीं शताब्दी का जो पुनर्जागरण है, जो 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन है, और इसके साथ जो वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, और फिर अपना जो धार्मिक प्रचार प्रसार करने की अभिलाषा है, ये सब जो है कहीं न कहीं सम्मिलित रूप से यूरोपीय कंपनियों को प्रेरित करती हैं। जब ऑटोमन तुर्की साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया का पतन किया और जब उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, और स्थलीय मार्ग जब बंद हो गया एशिया के देशों के साथ यूरोप के देशों के संपर्क के लिए, तब इन देशों के नाविकों ने, इन देशों के व्यापारियों ने, इन लोगों ने अपने बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से दुनिया और एशिया, विशेष रूप से भारत के लिए वो अपना प्रस्थान करते हैं। तो हम सहजता से देख सकते हैं कि किस प्रकार से 14वीं-15वीं शताब्दी का जो यूरोप है उसके पुनर्जागरण ने इस प्रकार से इन सब सम्मिलित तत्वों ने मिलकर के वाणिज्यवाद को भी बढ़ावा दिया। और इस प्रकार से ये यूरोपीय देशों में जो स्पेन है, इटली है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, और बाद में ब्रिटेन। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ब्रिटेन ने अपनी जिस प्रकार से खोज की, जिस प्रकार से अपना प्रयास किया, वो जिस प्रकार से उन्होंने नीले समुद्र पर अपने जहाजी जो ताकत है उसको स्थापित किया, उसी का परिणाम रहा कि उन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य और एशिया पर अपना आधिपत्य और पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य जमाया। और जिसको कहते हैं कि ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, तो उसको उन्होंने सार्थक अगर किया तो निश्चित रूप से उनके जहाजी बेड़ों ने, उनके नाविकों ने, उनके साहसी व्यापारिक कार्यों ने इस कार्य को अंजाम दिया, इस कार्य को संपन्न कराया। धन्यवाद।